हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक के रिगार्ड में जो कि बहुत सारे एसएससीज़ के लिए एक कन्फ्यूज़न बना रहता है, और वो कन्फ्यूज़न बना रहता है रेंट की पेमेंट के रिगार्ड में। बहुत सारे एसएससीज़ या टैक्स पेयर अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं क्या किसी तरीके की पेमेंट वो अपने पेरेंट्स को करके इसकी डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं आपका यही डाउट क्लियर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो क्या आप किसी रेंट की पेमेंट करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं टैक्स सेव करने के लिए। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं जब आप रेंट की पेमेंट कर सकते हैं, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या वो डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो कि आपको मेंटेन करने पड़ेंगे इसको, और वो कौन से सेक्शन होंगे जिसमें आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और किस अमाउंट तक क्लेम कर सकते हैं दोनों ही सेक्शंस के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप इस वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपका किसी भी तरीके का पॉइंट मिस ना हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए अब हम डिटेल में अपने टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस की या रिक्वायरमेंट्स की जो कि हमें डिडक्शन के लिए फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ उस घर में रह रहे हो जिस घर का आप रेंट पे कर रहे हो। तो सबसे पहली कंडीशन आपको ये फुलफ़िल करनी पड़ेगी, पेरेंट्स के साथ रहना ज़रूरी है और रेंट की पेमेंट होनी ज़रूरी है। अब सेकंड पॉइंट में हम देख लेते हैं जो रेंट की पेमेंट है वो कैश या बैंकिंग मोड, किसी भी मोड से वो पेमेंट हो सकती है, प्रोवाइडेड कि जो ट्रांजैक्शन है वो रियल और जेन्युइन होना चाहिए, वो फेक ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जहां पर कि कोई टैक्स की अवॉइडेंस हो। थर्ड, जो पेरेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड ओनर होने चाहिए हाउस के, या तो वो हाउस आपके फादर के नाम से हो या मदर के नाम से हो या फिर वो दोनों ही के ही नाम से हो सकता है। फोर्थ, हम देखेंगे कि आप उस घर में को ओनर या ओनर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कंसेप्ट यही है कि आप खुद मालिक होते हुए अपने आप को ही रेंट नहीं पे कर सकते। तो इसलिए उस केस में अगर आप रेंट की पेमेंट करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी यदि आप उस घर में ओनर या को ओनर होंगे। लास्ट, ये बेनिफिट जो है रेंट की पेमेंट का, उसकी डिडक्शन उस केस में नहीं मिलेगी अगर आप ये पेमेंट अपनी स्पाउस को करते हैं, मींस अपनी वाइफ को करते हैं अगर आप हस्बैंड हैं। और अगर आप वाइफ हैं और वाइफ अपने हस्बैंड को करती है तो उस केस में भी नहीं मिलेगी। जो स्पाउस का कंसेप्ट होता है ये वही होता है हस्बैंड और वाइफ। तो अपने पेरेंट्स को तो डिडक्शन मिल जाएगी अगर आप पेरेंट्स को रेंट की पेमेंट करेंगे, बट अगर अपनी वाइफ को करेंगे, वाइफ के नाम से मकान है, तो उस केस में नहीं मिलेगी। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे इसकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए। सबसे पहले तो आप एक रेंट एग्रीमेंट अपने पेरेंट्स के नाम से बनवा लीजिए। 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे सफिशेंट रहेगा जो कि ड्यूली साइंड और नोटराइज्ड हो, और आप रेंट रिसिप्ट भी अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। अब आपको ये बात ध्यान रखना है, रेंट रिसिप्ट आपको बनाने की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब इसकी वैल्यू जो है, रेंट की जो अमाउंट है वो मंथली 3000 रुपये से ज़्यादा हो। सेकंड, अगर जो मंथली रेंट पेमेंट है अगर वो कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं और इस कैश की पेमेंट 5000 या 5000 से ज़्यादा है तो आपको उस रेंट रिसिप्ट के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प भी लगा लेनी चाहिए। और फाइनली हम देख लेते हैं, अगर आप रेंट की पेमेंट जो कर रहे हैं पूरे साल में वो 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो जो आपके पेरेंट्स हैं उनका पैन नंबर आपको देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो अपने पेरेंट का जो पैन नंबर है उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर ही डलवा लें। सपोज़ आपके पेरेंट्स की कोई इनकम नहीं है, उन्होंने पैन नंबर भी नहीं ले रखा, तो उस केस में एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जो कि फॉर्म 60 के अंदर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अगर पैन नंबर नहीं है पेरेंट्स के पास। एंड फाइनली हम देख लेते हैं कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं अगर किसी तरीके की रेंट की पेमेंट होती है पेरेंट्स को। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो आप रेंट की पेमेंट अपने पेरेंट्स को कर रहे हैं वो इनकम कंसिडर की जाएगी आपके पेरेंट्स के हाथ में और वो टैक्सेबल हो जाएगी उनके हैंड में
अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपको अपनी पेरेंट्स की ITR फाइल करनी पड़ेगी। आपके जो पेरेंट्स हैं इसका बेनिफिट इस तरीके से ले सकते हैं कि जो रेंटल इनकम उनको आई है उसमें से वो प्रॉपर्टी टैक्स लेस कर सकते हैं। और जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर 30% की स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है। तो जब आप रेंट की पेमेंट अपने पेरेंट्स को करेंगे तो उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% तो उनको वैसे ही एक डिडक्शन मिल जाएगी। अब लास्ट पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो ये आप पेरेंट्स को रेंट की पेमेंट करेंगे इसका बेनिफिट आपको तभी होने वाला है जब आपके पेरेंट्स की कोई टैक्सेबल इनकम ना हो या इनकम बहुत ही लोअर साइड में हो। सपोज़ आप 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी 30% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, तो अब जब आप उनको रेंट की पेमेंट करेंगे तो वो तो पहले से ही 30% टैक्स में फॉल कर रहे हैं, तो आप जो उनको रेंट पेमेंट कर रहे हैं वो उनके लिए इनकम है, तो डेफिनेटली उनको जो ये इनकम टैक्सेबल होगी वो 30% टैक्स के रेट के हिसाब से ही टैक्सेबल हो जाएगी। तो आपको उतना बेनिफिट इसका नहीं मिल पाएगा। बट सपोज़ आपके इनकम की आपके पेरेंट्स की कोई इनकम ही नहीं है और आप जो ये रेंट की पेमेंट कर रहे हैं यही उनके लिए इनकम है, और सपोज़ आपने पूरे साल में 2 लाख रुपए की रेंट पेमेंट कर दी, तो जैसा कि आप जानते हैं 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, और पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीज़न है 60 ईयर एंड अबव है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो उस केस में जो भी उनके हाथ में इनकम जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेंट वो सारी ही टैक्स फ्री होगी और उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप 30% टैक्स में फॉल करते हैं तो आप एक अच्छी खासी अमाउंट टैक्स की सेव कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अब ये जो हमें डिडक्शन मिलेगी, जो रेंट की पेमेंट हमने अपने पेरेंट्स को करी है इसकी जो डिडक्शन हमें मिलेगी। अब ये डिडक्शन हमें 2 सेक्शन में मिल सकती है। एक मिल सकती है हमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर, एक हमें मिल सकती है 80GG के अंदर। अब दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A है इसके अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो उस केस में मिलेगी जब आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको अपने एम्प्लॉयर से HRA भी मिलता हो, मीन्स HRA का जो कंपोनेंट है वो आपकी सैलरी का पार्ट है। बट 80GG के अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो उस सैलरीड एम्प्लॉई को मिलेगी जिसे कि अपने एम्प्लॉयर से HRA रिसीव नहीं होता है। इट मीन्स जो HRA है उसकी सैलरी का कंपोनेंट नहीं है, या फिर एक इंडिविजुअली HUF जो अपना खुद का बिजनेस या प्रोफेशन करता है। अगर आप खुद का बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं या आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको HRA नहीं मिल रहा है तो आपको 80G के अंदर इसकी डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। बट अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं और आपको HRA भी अपने एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है तो उस केस में आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंदर ही इसकी डिडक्शन क्लेम करनी पड़ेगी। अब दोनों ही सेक्शन के अंदर जो डिडक्शन हम क्लेम करते हैं वो डिपेंड करता है कुछ फॉर्मूले के ऊपर। जैसा कि मैंने इसमें बताया है, इन तीनों में से जो लीस्ट फिगर होगी वो आपको इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन क्लेम हो जाएगी। सिमिलरली इस सेक्शन में भी एक फॉर्मूला है जिसमें 3 कंडीशंस हैं, उन तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगा वो आपको डिडक्शन क्लेम हो जाएगी। मैं ऑलरेडी ही इन दोनों ही सेक्शंस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाएं और इन दोनों ही सेक्शंस के ऊपर वो वीडियो डिटेल में देख लें तो आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कैसे ये जो अमाउंट है एग्जम्पशन की वो अराइव कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये पता चला होगा कि किस किस कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स को रेंट की पेमेंट अगर करते हैं तो आप कितना एग्जम्पशन या कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।